साथियों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक SIP फाउंडेशन। ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जो अभी हाल में अमेरिका के अंदर वार्ता हुई, और वो वार्ता जो भी हुई वो मीडिया के सामने हुई, पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो सारी दुनिया हतप्रभ है कि इस तरीके की घटना एकदम से कैसे सामने आ गई। मित्रों, इस घटना पे चर्चा शुरू करते हैं इससे पहले हम लोग कुछ पीछे अमेरिकन जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी विदेश नीति है, उस पे थोड़ा पीछे से आके चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, जो उनकी विदेश नीति है, जो उनकी डिप्लोमेसी है, उनके यहाँ सत्ता में बदलाव होता है। उनके राष्ट्रपति बदलते हैं और एक पार्टी की सरकार आती है या किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो वहाँ सत्ता में बदलाव तो होता है, राष्ट्रपति तो बदलते हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी विदेश नीति में बदलाव हो। और आज भी जब नई सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनकी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और ना हो रहा है। बाइडेन भी थे, जो बाइडेन की पॉलिसी थी उसी पॉलिसी पे डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। फिर डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो आप अंतर को केवल इस तरह से समझ लीजिए कि तेंदुलकर और सहवाग का अंतर है कि जो सहवाग के रोल में हमेशा डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और बाइडेन जो थे वो तेंदुलकर के हिसाब से, क्रिकेट की दृष्टि से अगर देखें तो आप इस तरह की तुलना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये जो पहले तो रसिया और यूक्रेन वार क्यों हुआ। इसका वार होने के बाद में अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने जम के मदद भी की। उसमें जापान भी शामिल था, UK भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था और अमेरिका ने भी खूब मदद की। तो लेकिन अभी हम लोग इससे पीछे एक कदम और चलते हैं। युद्ध से पहले एक डेटा देखिएगा कि जो यूक्रेन का जो व्यापार है, वो जो उनका ट्रेड पार्टनर है, वो सबसे बड़ा कौन था? आपको फिर यहाँ पे आश्चर्य होगा कि जो यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था वो चाइना था। अब मित्रों आते हैं, फिर पीछे लौटते हैं और बाइडेन के समय की बात करते हैं। बाइडेन के समय में भी और उससे पहले भी, जब ट्रंप थे उससे भी और उससे और भी पीछे जाओगे तब भी, अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो है चाइना को घेरने की। क्योंकि चाइना एक नए उभार के रूप में सामने आ रहा है और हर क्षेत्र में वो चैलेंज या चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। ये चुनौती बड़ी लंबी है और गंभीर है, चूँकि अमेरिकन जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो लोग बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और काफ़ी लंबे से अपनी पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं, और उसी दूरदृष्टि की वजह से आज जो अमेरिका है वो पूरे विश्व का सिरमौर बना हुआ है। जो एक क्रिटिकल पॉइंट था वो ये था कि बाइडेन ने अपने समय में ही चाइना के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगाया था, और टैरिफ का इस लेवल पे ले गए थे कि उन्होंने जो हाई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब दुनिया बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, जिसमें AI का रोल बहुत बड़ा होगा और बहुत बड़ा रोल आपको कुछ ही वर्षों में दिखने लगेगा। तो इस पे अमेरिका लीड रोल में है और उस लीडिंग रोल को बनाए रखना चाहता है। इस वजह से उसने चाइना के लिए पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया उस हाई टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के मैटर में। लेकिन एक दूसरी घटना और हुई। वो घटना ये हुई कि जब अमेरिका ने हाई टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने के लिए जब प्रतिबंधित कर दिया, तो साथियों जो टेक्नोलॉजी है, AI है, वो सेमीकंडक्टर बेस्ड है, चिप्स का उसमें बहुत यूज़ होता है। और वो जो सेमीकंडक्टर हैं या चिप हैं, उसमें जो रेयर खनिज होते हैं उनका प्रयोग होता है, उन्हीं से वो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जर्मेनियम है या बहुत सारे इस तरीके के एलिमेंट हैं जिनका उस
हाई टेक्नोलॉजी में जो उनके चिप हैं उन निर्माण होता है, उसमें उस हाई जो रेयर खनिज हैं उनका यूज़ होता है। और रेयर खनिज के मामले में चाइना आगे है या चाइना के पास उनके भंडार हैं। तो जब अमेरिका ने हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का प्रतिबंध लगा दिया चाइना के लिए, इसलिए कि वो एआई में या हाई टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा काम ना कर सके, और वो पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया अपनी अमेरिकन कंपनीज़ के साथ में मिलके। अब जब अमेरिका ने हाई टेक्नोलॉजी पे प्रतिबंध लगा दिया तो चाइना ने वो जो रेयर खनिज थे उन पे एक्सपोर्ट पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि वो अब चाइना से अमेरिका नहीं जाएंगे। ये एक विषम परिस्थिति अमेरिका के लिए पैदा हो गई। अब उसको आगे बढ़ाया गया, सर्वे किया गया तो पाया गया कि उसी तरीके के भंडार यूक्रेन में भी हैं। ये जब निगाह पड़ी तो उस रेयर भंडार को ये आगे का देखते हुए, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का है और उन्हीं की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो महत्व तो बहुत एकदम से बढ़ गया। अभी तक इस चीज़ पे किसी भी देश का ध्यान नहीं गया था, और वो जो भंडार हैं वो यूक्रेन के अंडर में है। तो उन्हीं को देखते हुए रसिया ने भी उनको घेरने के लिए, यूक्रेन पे कब्जा करने के लिए अपनी भूमिका को आगे बढ़ाया। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि रसिया और यूक्रेन बार हुआ, दुनिया को लगा चाइना रसिया का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कहीं कोई बड़ा सपोर्ट इस तरह को ऑयल खरीदने के अलावा और छोटे मोटे इक्विपमेंट देने के अलावा रसिया का खुल के सपोर्ट कहीं भी नज़र नहीं आया। ना रसिया ने कोई इस तरीके का रसिया को चाइना ने कोई भी इस तरीके का सपोर्ट नहीं किया। इसको देख के भी मैं बड़ा हतप्रभ था कि जो दुनिया है, जो दुनिया में जिस तरीके की खेमेबंदी हो रही है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, चाइना को सपोर्ट करने के लिए रसिया है, ईरान है या नॉर्थ कोरिया है, तो लेकिन जो सहयोग चाइना का होना चाहिए था वो रसिया की तरफ नहीं था। इसका मैं कारण समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब चीज़ें जब खुलने लगी हैं तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट था। युद्ध स्टार्ट हुआ और उस युद्ध में अमेरिका ने इक्विपमेंट्स भी दिए, पैसे भी दिए और यूरोप ने भी मदद की। अब युद्ध एक 3 साल तक चलता रहा। बहुत सारे भूभाग पे रसिया ने कब्जा भी कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर रसिया खोखला हो गया कि उसकी अर्थव्यवस्था 3 साल में पूर्णतः चरमरा गई। अब जो चीज़ें आपने देखी हैं कि इस तरीके का जो माहौल बना है और आगे जो युद्ध विराम होने की कगार पे, चूँकि रसिया भी थक चुका है युद्ध करते करते, और उसे वो चीज़ जिसके लिए वो युद्ध कर रहा था वो भी हासिल होते दिख नहीं रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जब अमेरिका और यूरोप और पूरा जो वर्ल्ड के प्रमुख कंट्रीज़ हैं जब यूक्रेन के साथ होंगे तो इस तरीके से यूक्रेन को हरा पाना संभव नहीं है। अब आती है बात कि इस तरीके का जो अमेरिका और जो यूक्रेन की अभी राष्ट्रपति के बीच में गर्मा गर्मी बहस हुई है, उसके प्रमुख 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अमेरिका कभी भी कहीं भी युद्ध इसलिए नहीं करता है कि उसे युद्ध करना है, उसके अपने देश के हित पीछे कहीं न कहीं हमेशा छुपे रहते हैं। वो सब सामने आ गए हैं। उसका इंटरेस्ट जो उनके यहाँ पे उपलब्ध रेयर खनिज हैं, जर्मेनियम से लेके ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, सारे उनके यहाँ भरे पड़े हैं, उनको लेके वो है। और वो चीज़ें खुल के आई हैं, वो इसलिए आई हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा ये यूक्रेन के युद्ध में क्यों खर्च किया जा रहा है। तो वो चीज़ को उन्हें अपने कंट्री की जनता को भी बताना है कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं या यूक्रेन वार में हम सहयोग कर रहे हैं उसके पीछे हमारा ये कारण है। तो ट्रंप ने वो चीज़ें खुल के कंट्री के सामने रख दी और उनसे भी जल्द से जल्द ये कहा है। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि रसिया और अमेरिका के बीच में क्या वार्ता हुई है। इतनी जल्दी रसिया भी तैयार हो गया, उसने चाइना को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और डायरेक्ट, चूँकि डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं काफ़ी बाद में उन कड़ियों को जोड़ना होता है तब वो चीज़ें समझ में आती हैं।
तो यूक्रेन को ये लगा कि हमारे खनिज जो हैं वो सारे के सारे अमेरिका ले लेगा। तो अमेरिका जो ज़ेलेंस्की ने अपने कंट्री में एक स्टेटमेंट भी दिया अभी पिछले लास्ट मंथ में कि हम अपने देश को बेच नहीं सकते। अब बेच नहीं सकते हो तो बचा भी नहीं सकते हो, तो ज़ेलेंस्की के सामने एक समस्या थी। तो उसको उन्होंने क्या किया कि बड़ा सरलीकरण किया है। ज़ेलेंस्की ने बड़े अच्छे, बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक हैं और अपनी कंट्री के हित के लिए जो हो सकता है, जो क्षमताएं हैं या जो परिस्थितियां हैं, उसमें उनकी बात बिल्कुल सही है, उनकी अपने राष्ट्र के प्रति सही है। उनका कहना यह है कि हम तो फंस गए हैं और उस फंसाव में क्या हम कितना कर सकते हैं। एक तो पहली चीज़ है कि जो युद्ध से उनके यहाँ विनाश हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका पुनः जीर्णोद्धार हो, एक पॉइंट ये। और नंबर 2, हमारी भविष्य की सुरक्षा कैसे हो। तो वो खनिज देने को, भंडार देने को राष्ट्रपति तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो ये चाहते हैं कि इस पूरे को एक कंसोलिडेट एक फंड बनाया जाए और जो यहाँ से अर्निंग हो, जो कमाई हो, वो देश के निर्माण कार्य में भी लगाई जाए। और प्लस अमेरिका हमें एक गारंटी दे कि अगर कभी फ्यूचर में युद्ध होता है या कोई भी यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो वो अटैक अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। ज़ेलेंस्की का सोचना ये है कि जितना हम अपने रक्षा बजट पे खर्च करते हैं या जो हमारी आर्मी है उसको हम इतना बढ़ाएंगे, उस पे भी एक खर्च होगा। उसके बदले में अगर अमेरिका यहाँ से ले लेता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो हम यही मान लेंगे कि जो हम अपना रक्षा बजट पे खर्च करते थे वो अमेरिका को जा रहा है और उसके बदले में हमें अमेरिका हमारी रक्षा कर रहा है और हमारा यहाँ से जो खनिज है वो ले रहा है। ट्रंप भी ये चाहते हैं कि हम जो पैसा देंगे उसके बदले में हमें वो रेयर खनिज मिलने लगें, जिससे हमें फ्यूचर में मेरी जो प्लानिंग है, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मेरी पूरी हो जाए। और ये दोनों लोगों ने, ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने बड़े 2 राष्ट्र के अध्यक्ष मिल रहे हों और मीडिया सामने हो और इस तरीके की बातें हों और पता चले कि हमें मालूम ही नहीं था कि ये लीक हो गई। लीक नहीं हो गई, ये दोनों कंट्रीज़ में पहले से वार्ताएं हैं, इनके चर्चा है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है और ये पहले से चल रही है। क्योंकि दोनों राष्ट्रों को अपने अपने राष्ट्रों को समझाना, अपनी जनता को बताना है कि हमारे बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। ट्रंप ये अपने देश की जनता को बताना चाहते हैं कि हमारे जो टैक्स पेयर का पैसा है हम इस युद्ध में इसलिए खर्च करना चाहते हैं कि यहाँ के जो रेयर खनिज हैं, उनको माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उनको हमें लेना है क्योंकि वो हमारी फ्यूचर की बहुत बड़ी नीड है। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि हम इस तरीके से जो डील हो रही है, जो वार्ता हो रही है, हम अगर वो करेंगे तो इसके बदले में हम अपने देश की सुरक्षा चाहेंगे और हम पुनर्निर्माण का भी उसमें से एक बड़ा योगदान चाहेंगे जिससे हमारा देश खड़ा हो सके। तीसरा कि आपकी रसिया की क्या वार्ता हुई हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम अपने भूभाग से रसिया को पूर्णतः हटाना चाहते हैं। तो ये मित्रों इनकी वार्ता है और जो कि हम लोग चीज़ें देखते रहते हैं तो लगता है कि ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन अगर हम पीछे से इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ दुनिया में एक ही पॉलिसी है, वो है अपने अपने हित। यहाँ कोई दूसरा रीज़न नहीं है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट में अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।